गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना था वो 2005 में बना था। अब ये एक्ट क्यों बना, किस रीज़न से बना, किस सेक्शन से निकल कर आया, ठीक है। कोई भी एक्ट होते हैं जो उसका यानी कि कोई भी एक्ट तब निकल कर आते हैं जब उस एक्ट यानी उस काम के बारे में बहुत सारे अपराध कारित होते हैं, ठीक है। तो जो ये एक्ट आया था, ये आया था IPC 498A से निकल कर। इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 498A IPC पढ़ते हैं, उससे निकल कर आया। अब 498 IPC भी है, पहले का तो नहीं है। जब IPC बनी 1860 की तब से तो नहीं था। तो ये एक्ट जो सेक्शन बना था 498A, ये 1983 से जोड़ा गया था। IPC में 1983 से जोड़ा गया था। अब जो 498A है उससे निकल कर आता है अपना DV एक्ट। तो अपने 498A पढ़ेंगे, तो आप सभी अपना बेयर एक्ट साथ में ले लीजिए, ठीक है। 498A IPC बात करता है, जो चैप्टर 20 में दिया हुआ है, ठीक है। वो बात करता है कि जब किसी पत्नी के साथ या किसी वाइफ के साथ पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है, ठीक है। जब पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जाती है तब 498A होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए उसके साथ क्रूरता करता है तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट और एंड फाइन, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी और फाइन भी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, यानी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जिसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, A और B। तो इसमें अपनों को क्रूरता का मतलब बताया कि क्रुएल्टी है क्या। देखिए, क्रुएल्टी क्या होती है कि जब कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव वाइफ के साथ कोई ऐसा काम करते हैं जिससे या तो वाइफ की हेल्थ को डैमेज होता है, ठीक है, या वाइफ क्या करती है उससे परेशान होकर क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। तब उस आत्महत्या से क्या होता है, वो क्रुएल्टी काउंट होती है कि उससे पति या पति के नातेदार द्वारा तंग किया गया और उसने इस वजह से आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, या उसके स्वास्थ्य को या उसके जीवन को उसको डैमेज किया, क्षतिकारित की, ठीक है, या कोई ऐसा काम किया जिससे पति उसको तंग कर रहा है या उसकी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको ज़बरदस्ती ले रहा है। तो ऐसे जब एक्ट होते हैं तो वो 498 IPC क्रुएल्टी में काउंट होते हैं, ठीक है। इससे निकल के आया अपना DV एक्ट। तो जो अपने DV एक्ट कंप्लीट पढ़ेंगे, जो आपको पार्ट्स में पता चलेगा, यानी 4 या 5 वीडियो में आपका DV एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो से DV एक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बात करेंगे, सबसे पहले DV एक्ट जो है 2005 में आया, ठीक है। DV एक्ट, इसका पूरा नाम क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए, बहुत छोटा सा एक्ट है, अच्छे से समझ आता है, क्योंकि ये जो अपराध हैं वो अपने नॉर्मल आम जाम में देखते रहते हैं, कभी अपने पड़ोस में या इस चीज़ के बारे में अपने न्यूज़ में, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अपन देखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो DV एक्ट है उसमें टोटल 5 चैप्टर है, जो टोटल 37 सेक्शंस में डिवाइड है। टोटल 5 चैप्टर है, 37 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि सेक्शन 1 क्या कहता है। सबसे पहले आता है सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। किसी भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले अपनों को क्या पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, वो कब आया, उसका एक्सटेंट कहाँ पर है। तो ये स्टार्टिंग में अपनों को पता होना चाहिए, उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का मीनिंग क्या है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा को अपनों को पता होना चाहिए कि इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल इसका मैंने आपको बता दिया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इसका एक्सटेंट कहाँ पर है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पर है, ठीक है, संपूर्ण भारत पर है। और ये कब हुआ, ये 31 अक्टूबर 2019 से ये होल ऑफ इंडिया पर भी अप्लाई होने लग गया, मतलब JNK भी अप्लाई होने लग गया। अब इसका कमेंसमेंट क्या है, इसकी कमेंसमेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006 में, मतलब 2005 में तो बन के ये रेडी हो गया था एक्ट, 2005 में तो बन गया था ये एक्ट, बट ये चलन में कब आया, 26 अक्टूबर 2006 को, यानी इसका कमेंसमेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006, ठीक है। नाउ बात करते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का सेक्शन 2 आता है, डेफिनेशन क्लोज,
किसी भी एक्ट में डेफिनेशन क्लोज को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो भी आगे वर्ड्स दिए होते हैं, ताकि वो अपने आगे क्लियर हो जाए। ठीक है, सेक्शन 2 में सबसे पहले 2A में आता है, 2A में आता है एग्रीव्ड पर्सन, मतलब व्यथित व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विक्टिम और एक्यूज्ड होते हैं। अगर अपन सिविल में जाते हैं तो वहाँ पे डिफेंडेंट और प्लेंटिफ पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही डीवी एक्ट में जो व्यथित व्यक्ति, मतलब जो अपनी पीड़ित होती है, जिसके साथ अपराध होता है, या ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन। और जिसके अगेंस्ट इस बारे में कोई FIR या परिवाद किया जाता है, उसको बोलते हैं अपने प्रत्यर्थी, उसको बोलते हैं अपने प्रत्यर्थी यानी रेस्पोडेंट, उसको बोलते हैं प्रत्यर्थी रेस्पोडेंट। तो अब आएंगे सबसे पहले 2A में व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति से कौन आता है, सबसे पहले ये कहता है कि जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, घरेलू नातेदारी में रहता है। ठीक है, कि ऐसी महिला, ये प्रत्यर्थी से ऐसी महिला है जो प्रत्यर्थी के साथ क्या है, घरेलू नातेदारी में रहती है। ठीक है, और जो प्रत्यर्थी की घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। 2 पॉइंट नोट करेंगे, 1 और 2 लगा के आप नोट्स में लिख सकते हैं कि व्यथित व्यक्ति कौन है, ऐसी महिला है जो प्रत्यर्थी के साथ पहले तो घरेलू नातेदारी में रहती है, या रही है, या रह चुकी है, या वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। मतलब उस प्रत्यर्थी ने ऐसा एक्ट किया जिसके कारण वो पीड़ित काउंट हुई। ठीक है, घरेलू हिंसा। देन फिर अपने इसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे, 2A में अपनों ने व्यथित व्यक्ति पढ़ा, तो अब अपने पढ़ेंगे रेस्पोडेंट। ठीक है, ये आता है 2Q में, 2Q में आता है रेस्पोडेंट, प्रत्यर्थी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें तो व्यथित व्यक्ति तो कौन हुई, अपनी महिला हुई। ठीक है, अब प्रत्यर्थी में कौन होगा, अपना वयस्क पुरुष है, वयस्क पुरुष है। प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है। मतलब देखो कोरिलेट हो रही है, जो विक्टिम कौन थी, अपनी व्यथित व्यक्ति कौन थी, कि जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है। अब प्रत्यर्थी कौन है, ऐसा वयस्क पुरुष है जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं, प्रत्यर्थी के साथ, व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है, या रही है, या रह चुकी है, और जिसके अगेंस्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनों ने क्या मांगा है, रिलीफ मांगा है। जिसके अगेंस्ट अपनों ने रिलीफ मांगा है, मतलब व्यथित व्यक्ति ने प्रत्यर्थी से रिलीफ मांगा है। किससे मांगा है वो रिलीफ, तो प्रत्यर्थी से मांगा है, तो ये क्या होगा, अपना रेस्पोडेंट होगा। ठीक है, क्लियर। 2A में व्यथित व्यक्ति, 2A के साथ अपने नोट्स में 2Q लिखेंगे प्रत्यर्थी, ताकि जो इस एक्ट में जो एक्यूज्ड है और जो विक्टिम है उन दोनों को याद करेंगे। ठीक है, 2B में आता है बालक, फिर आता है 2B में आता है अपना बालक यानी चाइल्ड। बालक किसको बोलेंगे, जो 18 ईयर से कम का है, जो 18 ईयर से कम का है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर तो ये हो गया कि जो 18 ईयर से कम का है, और सेकंड क्या कहता है, इसमें 3 चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, जो दत्तक है यानी अडॉप्टेड है, जो सौतेला है, और जो पोषित बालक है। ठीक है, जो पोषित बालक है, मतलब बालक में फर्स्ट तो ये कि जो 18 ईयर से कम का है, और इसकी 3 चीज़ें हैं कि जो अडॉप्टेड है, जो सौतेला है, और जो पोषित बालक है। ठीक है, देन आते हैं 2C पे, 2C में क्या बताया अपनों को, कंपनसेशन ऑर्डर, मतलब प्रतिकर आदेश। ये अपनों को वैसे ही याद करना है क्योंकि इसके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे जो सेक्शन 22 में। अब अपन डेफिनेशन क्लोज के साथ इसका सेक्शन याद करेंगे तो अपने कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रतिकर जो कंपनसेशन ऑर्डर है कौन से सेक्शन में, तो यहीं से याद कर लेंगे इसको जो सेक्शन 22 में। देन 2D में क्या है, 2D में है अभिरक्षा आदेश, मतलब कस्टडी ऑर्डर, अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर जो सेक्शन 21 में। ठीक है, 2A में पढ़ा व्यथित व्यक्ति, फिर 2Q में पढ़ा प्रत्यर्थी, 2B में पढ़ा बालक, C में पढ़ा प्रतिकर आदेश, D में पढ़ा अभिरक्षा आदेश। देन आता है 2E में क्या है, DIR के बारे में बताया है। देखो जब IPC में ऑफेंस होता है तो अपने क्या करते हैं,
उसके बारे में एफआईआर करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। सिविल में होता है तो अपने क्या करते हैं, सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, वाद करते हैं। अब डीवी एक्ट में क्या करेंगे, अपने डीआईआर की जाती है। डीवी एक्ट में क्या होती है, डीआईआर, घरेलू घटना रिपोर्ट। अब घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में देखो, इसमें क्या है कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से, मतलब किससे, एग्रीव्ड पर्सन से अपनों को मिली है। व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत प्राप्ति पर अपनों को प्राप्त हुई है। मतलब व्यथित व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत की है जिसके कारण अपनों को पता चला है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो क्या होगी, डीआईआर काउंट होगी। ठीक है। अब जो डीआईआर है वो क्या ओनली एग्रीड पर्सन कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपके पड़ोस में आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है मारपीट की, या कोई ऐसी कि आपने किसी सामने की आपकी पड़ोसी है उसको आपने देखा कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई है, उसके ऊपर मारपीट के निशान है, तो उसने क्या किया, उस पड़ोसी ने क्या किया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी, डीआईआर करवा दी, शिकायत कर दी कि हमारे पड़ोस में ऐसी घटना हुई है। पुलिस आई, आपको देखा, आपसे पूछा कि आपको चोट वगैरह कैसे लगी, बट आपने तो मना ही कर दिया कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो मैं गिर गई थी, मेरे को लग गई थी कहीं से। तो अब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी तो क्या आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये सेक्शन 4 में ये आपको रेमेडी मिली हुई है कि अगर आप गुड फेथ में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, मतलब आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब अब डीआईआर कौन, एग्रीड पर्सन भी कर सकती है और कोई और पर्सन भी कर सकता है। बट 2005 से पहले ऐसा नहीं था। 2005 से पहले जो ओनली एग्रीड पर्सन होती थी उसकी शिकायत पर ही क्या होता था कि पुलिस एक्शन लेती थी। ठीक है। तो ये हो गया डीआईआर। 2A में व्यथित व्यक्ति, Q में प्रत्यर्थी, B में बालक, C में प्रतिकर आदेश, D में अभिरक्षा आदेश, E में डीआईआर। देन पढ़ेंगे अपने 2F के बारे में। 2F में क्या है, घरेलू नातेदारी है। घरेलू नातेदारी मतलब डोमेस्टिक रिलेशन। इसमें क्या बताया है घरेलू नातेदारी के बारे में कि ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी है, मतलब कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव है वही उसके साथ यानी कि क्रूरता कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेल पर्सन ही है, उसके साथ ऐसी फीमेल भी हो सकती है, उसकी ननन, जेठानी, सास कोई भी हो सकती है कि उस वाइफ के साथ यानी उनकी बहू के साथ कोई क्रुएल्टी करे, तो जरूरी नहीं है कि वो मेल पर्सन ही हो। ठीक है। तो घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। अब साझा गृहस्थी क्या होती है, साझा गृहस्थी अपन बोल सकते हैं जो अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपने साझा गृहस्थी बोलते हैं कि साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या एक टाइम पर रह चुके हैं या रह रहे हैं, या जब वे समरक्तता या विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण द्वारा एक अविभक्त कुटुंब के रूप में रहते हैं। मतलब कि ऐसे दो पर्सन होते हैं, घरेलू नातेदारी में कह दिया कि ऐसे दो व्यक्तियों की नातेदारी है, दो व्यक्तियों की नातेदारी है जो एक साथ रह रहे हैं या रह चुके हैं या किसी टाइम पे रह रहे थे। ठीक है। यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि एक टाइम पे रह रहे थे, रह चुके हैं, या ये पर्सन है ये विवाह द्वारा भी हो सकते हैं, एक साथ दत्तक द्वारा भी हो सकते हैं, या समरक्तता द्वारा भी हो सकते हैं, एक साथ रहते हैं, या जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें रह रहे थे। ठीक है। 2F घरेलू नातेदारी। देन आता है 2G। 2G में क्या है, घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा, अब इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो यानी कि एक्ट का नाम ही देख लो, घरेलू हिंसा से स्टार्ट हो रहा है, तो अब घरेलू हिंसा अपनों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन 3 में पढ़ेंगे घरेलू हिंसा। 2A में व्यथित व्यक्ति, आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। 2A में व्यथित व्यक्ति, Q में इसके साथ पड़ा प्रत्यर्थी, B में बालक, C में कंपनसेशन ऑर्डर। अगर आप जैसे इंग्लिश में कैपिटल से देखेंगे तो C से कंपनसेशन ऑर्डर, D से कस्टडी ऑर्डर, E से DIR। ठीक है। F से घरेलू नातेदारी और G से पढ़ा अपनों ने घरेलू हिंसा। ठीक है। अब आता है अपने पास H। 2H में पढ़ेंगे अपने दहेज।
2H में अपने पढ़ेंगे दहेज। दहेज के बारे में क्या बताया हुआ है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो दहेज की डेफिनेशन दी हुई है उसका मीनिंग यहीं पे वही है, ठीक है। देन आता है 2I में आता है मजिस्ट्रेट। 2I में आता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट जिसको इस एक्ट के लिए, यानी कि जो इस एक्ट में जुरिस्डिक्शन रखता है, वो इस एक्ट को आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट किसको कहेंगे, यानी कि जिसमें या तो प्रत्यर्थी निवास करता है जिस जुरिस्डिक्शन में, या व्यथित व्यक्ति निवास करता है, ठीक है। या तो प्रत्यर्थी अस्थायी रूप से निवास करता है या व्यथित व्यक्ति रहता है। और इसमें कौन इसको यानी कि प्रोसीड करेगा, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो महानगर या DIR होती है तो वो ट्रायल कौन करेगा, या तो FGM करेगा या MM करेगा, ये मजिस्ट्रेट, ठीक है। 2J में क्या कहते हैं, 2J में है चिकित्सीय सुविधा। 2J में चिकित्सीय सुविधा, 2J में चिकित्सीय सुविधा जो इस एक्ट के लिए, यानी कि जो इस एक्ट के लिए अपनों को उस जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको अपनों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवानी है, उसके बारे में। देन 2K कहता है मॉनिटरी रिलीफ। 2K कहता है मॉनिटरी रिलीफ मतलब धनीय अनुतोष, धनीय अनुतोष, ठीक है। इसको ये इम्पॉर्टेंट है, धनीय अनुतोष, इसको पढ़ेंगे कि इससे ऐसा कौन सा ऐसा कंपनसेशन अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, मतलब कि क्या धनीय अनुतोष क्या होगा, मजिस्ट्रेट दिलाएगा उस व्यथित व्यक्ति को जिसको कोई हानि हुई है या उसने कोई व्यय यानी उसने कोई व्यय सहन किया है, और इस एक्ट के अधीन अनुतोष की इप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा। मतलब ऐसा अनुतोष है जो व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी के कारण कोई हानि हुई है या उसने कोई व्यय सहन किया है, या कहता है उसका ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा, किसको देगा, प्रत्यर्थी को देगा, ठीक है। देन 2L में अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही अगर सीरीज वाइज याद कर रहे हैं तो अपनों को पता होना चाहिए, ठीक है। 2M में प्रेस्क्राइब्ड है, ये अपने कहीं भी देखेंगे तो इसके बारे में बताया हुआ है, 2M में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। देन आता है N, जो N है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के लिए जिस पर्सन को हायर किया जाता है, जिसको एप्लीकेशन की जाती है, वो कौन होता है, संरक्षण अधिकारी होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। इसके बारे में सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसकी 9 में पढ़ेंगे, इसकी ड्यूटीज, इसकी क्या कर्तव्य है, ये सब पढ़ेंगे। देन 2O में कहते हैं कि संरक्षण आदेश, यानी कि इस एक्ट के लिए जो मजिस्ट्रेट जो व्यथित व्यक्ति को जो दिलाता है वो संरक्षण आदेश होता है। इसके अलावा निवास आदेश भी देता है वो, बट इसमें इस एक्ट में बताया हुआ है कि आप इस एक्ट में जो संरक्षण आदेश दिया जाता है, अगर उसको आप ब्रीच करते हो, प्रत्यर्थी उसका अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उसके लिए क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। देन 2Q अपनों ने प्रत्यर्थी पढ़ा स्टार्टिंग में व्यथित व्यक्ति के साथ। देन 2R सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता क्या होता है, एक प्रकार की एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होती है जिसके लिए जो महिलाओं के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको उनमें क्या होता है, सेवा प्रदाता होते हैं, जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। देन सांझी गृहस्थी। सांझी गृहस्थी मैंने आपको बताया कि एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें जो एग्रीड पर्सन भी रहता है और रेस्पोंडेंट भी रहता है, ठीक है। देन 2T क्या है, आश्रय गृह, मतलब उस व्यथित व्यक्ति के साथ जब कोई काम हुआ है, यानी कि उसके साथ कोई ऐसी घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको कहाँ रखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि उसको उसी घर में रखें, अगर वो वहाँ पे सेफ नहीं है तो अपन कहाँ रखेंगे उसको, आश्रय गृह में उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी ये स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट DV एक्ट की आपको वीडियोस मिलेगी। ये सेक्शन 1 और 2 है, नेक्स्ट वीडियो आगे चैप्टर वाइज चलती रहेगी और कंप्लीट आपको DV एक्ट पढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई एंड थैंक यू सो मच।